नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन सेशन चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि की। L1 मुख्य परीक्षा और L2 मुख्य परीक्षा प्लस RPSC ग्रेड सेकंड, इन तीनों में ही ये समान टॉपिक रहता है। तो आज के सेशन में हम इसी पर जो है वो विस्तार से चर्चा जो है करने वाले हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की संकल्पना क्या है, विभिन्न बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या है और बुद्धि का मापन जो है वो कैसे किया जा सकता है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इन सभी बिंदुओं पर जो है वो अगले 1 घंटे तक हम जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और ऑलमोस्ट 2 सेशन लगेंगे, यानी आज और कल इस टॉपिक को पूरा करने में। कल ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा और इसकी PDF आपको दे दी जाएगी। अभी प्रतिदिन जो है हम 5 सेशन कर रहे हैं, जिसमें एक सेशन भूगोल का हमने अभी 10 बजे कंप्लीट किया है और दूसरा सेशन आपके सामने जो है अभी हमने शुरू किया है। तो आ जाइए सारे बच्चे और करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लक्ष्मी जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? सुनीता जी स्वागत आपका, एंड सरिता जी स्वागत आपका, खुशबू जी स्वागत आपका, कुलदीप बिश्नोई कैसे हैं आप? देखिए, बुद्धि के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। बेसिक बातें आप बता सकते हैं बुद्धि के बारे में। बेसिक क्या, आपने बहुत सारा पढ़ा है बुद्धि को, इससे पहले भी तो रीट में पढ़ा है, वही है बुद्धि। ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा में है तो कोई बुद्धि चेंज हो जाएगी, वही बुद्धि है जो रीट मुख्य परीक्षा में आपने पढ़ी थी। इंटेलिजेंस जो टॉपिक पढ़ा था आपने रीट की परी एग्जाम में 2021 में पढ़ा, 2022 में पढ़ा, वही आप यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बुद्धि की संकल्पना और विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और मापन की अपन जो है चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यही कि बुद्धि क्या है? बुद्धि है क्या? किसे कहेंगे बुद्धि? बुद्धि किसे कहेंगे? कमेंट करके बताओ। जैसे कोई कह दे आपसे कि आप तो बुद्धिहीन हो, आप तो बुद्धू हो, बुद्धि नहीं आप में, बुद्धू हो, बिना बुद्धि के हो, तो कैसे साबित करेंगे कि आप बुद्धिमान हैं? यानी ये बात का पता कैसे चले कि बुद्धिमान है या हम बिना बुद्धि के हैं? क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम साबित कर पाए कि हम बुद्धिमान हैं, या फिर ये कम बुद्धिमान है, ये ज्यादा बुद्धिमान है, ये उच्च बुद्धिमान है? जैसे घर में अक्सर कभी कभी जब हम छोटे थे तो ऐसे कह दिया जाता था कि तू तो बावड़ो बेटा। कहा जा गया होगा आपको भी कभी न कभी, या स्कूल में गुरुजी ने कभी कभी कह दिया होगा। तो ऐसा क्या करें या ऐसा क्या है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बुद्धि क्या है? राकेश गोदारा कैसे हैं आप? दालू राम जी कैसे हैं आप? पुराने वाले बच्चे सारे ही आने बंद हो गए। चलो कोई, बताओ बताओ क्या है बुद्धि? देखिए, अगर हमें ये सिद्ध करना हो कि बुद्धि हम में है कि नहीं है, तो आप ये कहोगे कि बताओ मैं कैसे बुद्धिहीन हूं, मुझसे कुछ आप क्वेश्चन पूछ लो, कुछ बातें पूछ लीजिए आप मुझसे, मेरा टेस्ट ले लीजिए, है ना? यही तो कहोगे ना। इसी से तो पता चलेगा कि मैं बुद्धिमान हूं या बुद्धिहीन हूं। तो सीधा सीधा अगर कहें तो बुद्धि क्या है? कार्य करने की शक्ति का संगठन है, या फिर सामर्थ्यों का संगठन ही क्या है? बुद्धि है। हमारे कार्य करने के सामर्थ्यों का संगठन ही क्या है? बुद्धि है। हमारे कार्य करने की जो क्षमता है ना, कि आप कितना कार्य कर सकते हो,
कौन कौन से कार्य कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसकी जो आपकी क्षमता है यही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार में समझने का प्रयत्न जो है करते हैं। बुद्धि का सामान्य अर्थ होता है बुद्धि विचार करने व समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होता है। यानी जो भी आप मानसिक क्रियाएं करते हैं, जैसे सोचना, तर्क करना और अलग अलग एक्टिविटी जो कि मानसिक क्रियाएं हैं, हालांकि शारीरिक क्रियाएं भी कहीं ना कहीं बुद्धि से ही नियंत्रित होती है। आप अगर शारीरिक क्रिया कर रहे हो वो भी बुद्धि से नियंत्रित होती है, लेकिन बुद्धि जो है वो क्या है, मानसिक क्रियाओं का एक संगठित रूप है। बुद्धि क्या है, मानसिक क्रियाओं का एक संगठित रूप ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल संडे में सभी क्लासों का ही टेस्ट करवाएंगे अगले संडे से। सोचने समझने की शक्ति बुद्धि है, बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत अच्छा बताया। बुद्धि मानसिक क्षमता है, ये भी बात सही है। ठीक है, देखो कुछ परिभाषाएं देखते हैं, अलग अलग विद्वानों ने जो दी है परिभाषा, उसमें सबसे पहले आते हैं वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है वो क्या है, कार्य करने की क्या है, एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक क्या है, विधि है। आपके सामने पानी पड़ा है गिलास में, है ना, और आपको प्यास भी लगी हुई है, पानी गिलास में है और प्यास आपको लगी हुई है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप पानी पिए कैसे। तो आपकी बुद्धि आपको बताती है कि आप गिलास को उठाइए और पानी पी लीजिए। तो बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है, एक मेथड है, एक सिस्टम है जो जैसे अब पानी को तो आप गिलास उठाएंगे, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसको ऐसे मुंह लगा के पियाऊं या ऊपर करके पीऊं, कैसे पीऊं। तो ये भी बुद्धि कहेगी आपसे कि देखो ये गिलास है और गिलास से जब पानी पिया जाता है तो मुंह लगा के पानी पिया जाएगा, तो मुंह लगा के पानी पियो, है ना। तो बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं वो मानसिक क्रियाओं से उनके औचित्य को स्थापित करते हुए क्या करते हैं, कार्यों को करने का निर्णय लेते हैं। सरमन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों को सोचने की क्या है, योग्यता है। अमूर्त विचार कौन से होते हैं, अमूर्त विचार कौन से होते हैं, अमूर्त विचार, मूर्त और अमूर्त दो शब्द होते हैं। मूर्त वो होते हैं जो भौतिक रूप से सामने होते हैं, भौतिक रूप से सामने हैं। जैसे मैं कहूं ये पेन, तो पेन क्या है, अभी भौतिक रूप से मेरे सामने है, तो ये मूर्त है। जबकि अमूर्त वो होता है जो कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। हाँ, उसको वास्तविक किया जा सकता है। जैसे किसी ने पहली बार ये सोचा होगा कि बिना किसी तार के एक दूसरे से बात की जा सकती है, एक दूसरे से वीडियो कॉल किया जा सकता है। तो जब पहली बार ये बात सोची गई थी तो ये क्या थी, अमूर्त थी। क्या थी ये, अमूर्त थी। जब पहली बार किसी वैज्ञानिक ने ये सोचा था कि मैं लोहे को हवा में उड़ा दूंगा या मैं इंसानों को हवा में उड़ा दूंगा, तो ये बात क्या थी, अमूर्त थी। क्या थी ये बात, अमूर्त बात थी। हम मूवी में देखा करते थे, फिल्मों में देखा करते थे
कि खास करके हॉलीवुड मूवीज में कि बहुत जैसे जो है वो पृथ्वी पर महामारी फैलती है, गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो जाते हैं, है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हमने कभी ऐसे मूर्त रूप से नहीं देखा, हमने केवल कल्पना की थी फिल्मों में देख के। लेकिन 2019 में जब कोरोना आया तो ऐसा मूर्त रूप से हमें दिखा कि गांव के गांव खाली, शहर के शहर खाली, सड़कों पर सन्नाटा और हर तरफ मौत का नंगा नाच। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि छपनी अकाल पड़ा और उस समय लोग जो है वो खेजड़ी के जो छिलके, छोटे जिसे कहते हैं, वो खा गए थे। हमारे लिए तो ये क्या है, अमूर्त है, अमूर्त है ना। लेकिन हम वर्तमान में जो गायों में महामारी आ रही है उसमें देख रहे हैं कि दिल्ली की जो है हजारों गाय मौत के जो है वो ग्रास में समा रही है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कभी ना हो कि हमें छपनी अकाल जैसी परिस्थितियां या त्रिकाल जैसी परिस्थितियां दोबारा देखने को मिले। लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मूर्त वो चीज होती है जो भौतिक रूप से हमारे सामने हो, और अमूर्त वो चीजें होती है जो कल्पना के अंदर आती हो और उनको सत्य किया जा सकता हो अगर इंसान करे। जैसे अभी आपके लिए अध्यापक बनना एक कल्पना है, लेकिन आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप इसको मूर्त रूप दे सकते हो, यानी अध्यापक बन सकते हो। अभी आपके लिए क्या है, ये अमूर्त है। तो टर्मन ने भी यही कहा कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। हम बुद्धि के जरिए ही ऐसे अमूर्त विचार जो है वो क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। अमूर्त विचारों को हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं, अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, कि आपके पास, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है, आविष्कार यानी वो क्या नया कर रहा है, निर्देश देना, और आलोचना करना यानी ज्ञान के आधार पर कुछ नया बनाना। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है कि ज्ञान का उपयोग करके आविष्कार करना, निर्देश देना, और फिर अपने आविष्कारों का आलोचना करना यानी उनकी कमियों को निकालना। अगर ये 4 शब्द आप में है या ये 4 गुण आप में है तो आप भी क्या है, बुद्धिमान हैं। ठीक है। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। आलोचनात्मक अर्थात हम अपनी कमियों का क्या कर सके, आलोचना कर सके, हम अपनी कमियों को ढूंढ सके। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, जैसे मैं आज कहूं कि अपनी क्लास में मात्र 42, 50 या 60 बच्चे ही आ रहे हैं, तो इसमें बच्चों को दोष है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन क्लासों में 2000 तक बच्चे आते थे, 1500, 2000 बच्चे आते थे। लेकिन हमारी गलती है, बीच में कुछ समय तक क्लास नहीं कर पाए, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो गई जिसके कारण जो है वो धीरे धीरे जो है बच्चे कम होते गए। तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग हम कह सकते हैं कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम कभी दूसरे को दोष हमें नहीं देना चाहिए। हमें अपनी खुद का एक चिंतन करना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन, कि अगर मैं किसी कार्य में असफल हो रहा हूं, अगर मुझे असफलता मिल रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं आप में से ही कारण निकल के आएगा। अगर आपका रीट में 1 नंबर कम आ रहा है, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, अगर आप अपने पारिवारिक कार्य में किसी में असफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई दूसरा दोषी बहुत रेयर चांस में होता है ना। जनरली इसके पीछे जो है हम खुद ही कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों के कारण ही हम क्या हो जाते हैं, किसी न किसी कार्य में असफल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई है। स्टर्नबर्ग क्या कहता है, बुद्धि क्या है? बुद्धि है आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया। देखिए नेक्स्ट,
फ्रिस्टन कहता है कि बुद्धि विभिन्न वस्तु व विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की क्या है, योग्यता है। विभिन्न वस्तुओं व विचारों के मध्य संबंध खोजने की या संबंध समझने की जो योग्यता है, वही क्या है, आपकी बुद्धि है। आपने रामायण देखी, आपने महाभारत भी देखी, रामायण और महाभारत के मध्य क्या संबंध है। कहते हैं कि दोनों भगवान की लीला है। रामायण भी भगवान की लीला थी, जिसमें भगवान श्री राम जी ने जो है वो लोगों को मर्यादा में रहना सिखाया, और जो महाभारत थी वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी। मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, रामायण और महाभारत में क्या जो है वो संबंध है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। तो आपका जवाब क्या होगा, बताएं कमेंट करके। सार बताना है केवल 2 लाइनों का। देखिए, रामायण का जो सार है, रामायण का जो क्या है, सार है, उसमें क्या कहा गया है, और महाभारत का जो सार है वो 2 ही एक ही लाइन में हो जाता है। आप किसी भी महिला को रोते हुए अगर देखोगे ना, तो देखना, आप किसी कहीं पर मृत्यु हो जाए या कहीं ऐसा हो ना, लेकिन मान लो जनरली हमारे घर में या परिवार पड़ोस में दुख का घटना होती है तो रोती है महिलाएं। महिला जनरली जब भी रोती है मुख पर हाथ धर के रोती है, ऐसे ऐसे, है ना। यानी जब भी वो रोएगी तो मुंह पर अपना हाथ रखेगी हमेशा। और पुरुष जब भी रोता है, यानी कोई भी व्यक्ति, लड़का, आदमी रोता है, तो जब वो रोएगा ना तो वो बार बार आंखों पर हाथ रखेगा, है ना, आंखों को मसलेगा, है ना, आंखों को ढकेगा, इस तरीके से रोएगा वो। महिला हमेशा मुख को ढककर या मुंह पर हाथ रखकर, और पुरुष हमेशा आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं। यही महाभारत का क्या है, सार है। यही रामायण और महाभारत दोनों का सार है। रामायण में क्या हुआ कि एक रावण नामक पुरुष की गलत दृष्टि पड़ी सीता पर, माता सीता पर। रामायण नामक एक रावण नामक, हालांकि वो राक्षस नहीं था, राक्षस वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था, राक्षस बाद में बन गया। लेकिन रावण जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका जो दृष्टि था वो अच्छा नहीं था, और माता सीता पर जो उसकी दृष्टि पड़ी वो कुदृष्टि कहते हैं इसको। अगर हम, जैसे मान लीजिए मैं बाजार में जा रहा हूं और अगर मैं किसी महिला को या लड़की को देखकर अपने मन में बुरे भाव लाता हूं, तो ये क्या है, कुदृष्टि कहलाती है। रामायण में रावण ने कुदृष्टि से देखा माता सीता को, इसलिए वो आप देखना पूरा रामायण में जो है वो उसके साथ बुरा हुआ। और आज भी पुरुष जो है, वर्तमान तक के पुरुष है, उन सबकी जो दृष्टि होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं ना कहीं दृष्टि में कुछ ना कुछ कमियां होती है, जिसके कारण आज भी पुरुष जो है वो आंखों पर हाथ धर के ही रोते हैं कि इन आंखों ने गलती की, इसलिए आज रोना पड़ रहा है। और महिला की बात करें तो आपने देखा होगा कि महाभारत में महिला कौन थी, वो जिसने ये कहा था कि अंध अंग तो अंध ही जामे। ये एक लाइन कही गई थी ना, यानी अपने मुंह से गलत बात। लड़कियों की या महिलाओं की एक आदत होती है कि मुंह से वो फट से कुछ भी कह देती है बिना ज्यादा सोचे समझे, और यह बात कहती है कि उनको हमेशा मुंह को बंद करके रोना पड़ता है।
और अगर वो उस महाभारत में ये बात नहीं कही जाती कि अंधों के तो अंधे ही जन्मते हैं, तो शायद महाभारत ही नहीं होती। तो किसी भी वस्तु, किसी भी विचार, किसी भी चीजों के मध्य संबंध जो जोड़ा जाता है, इसको ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। रायब्रन कहते हैं, रायब्रन के अनुसार बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता है। और वेस्लर के अनुसार देखिएगा, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। बुद्धि के सहारे हम क्या करते हैं? एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे हम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। आप सृष्टि में देखो, आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास चींटी है ना, छोटी सी कीड़ी होती है, छोटा सा मच्छर, मच्छर हो देखा? मच्छर तो आपको सारे दिन काटते ही रहते होंगे, जब आप पढ़ते हैं तो काटते रहते हैं ना। मच्छर देख लो, मक्खी देख लो, कीड़ी देख लो, किसी भी जीव को देखो, आप इंसानों को देख लो, कोई भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, सिंगल प्राणी इस सृष्टि में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य कर रहा है। हम सबका कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है। मच्छर का उद्देश्य है कि वो किसी को काटे और उसका खून पिए। चींटी का उद्देश्य है, कीड़ी का उद्देश्य है कि वो कुछ ना कुछ भोजन इकट्ठा करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। हर प्राणी किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करता है। तो वेस्लर ने भी यही कहा कि बुद्धि सब में होती है, ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक होती है बुद्धि, सब में होती है, और ये बुद्धि के सहारे हम कोई ना कोई अपना उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे आप, मैं, हम सब रीट मुख्य परीक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई ग्रेड सेकंड के लिए कार्य कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है, हर का अपना एक लक्ष्य है, अपना एक टारगेट है, अपना एक जो है वो सपना है, और उसको पूरा करने के लिए बुद्धि उसको क्या कर रही है? दिशा निर्देश दे रही है, और वह अपने कार्य में निरंतर लगा हुआ है। बुद्धि की विशेषता क्या होती है? एक तो बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि जन्म के बाद आप में नहीं आती है। हाँ, बुद्धि का विकास होता है जन्म के बाद। बुद्धि जन्मजात होती है हमारे अंदर। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो तो जैसे आप कोई फोन लेके आते हो, तो फोन में सीपीयू तो आएगा ना, जब फोन बनेगा तभी उसमें सीपीयू डाल दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि फोन आपको दे दे और सीपीयू देना और कह दे कि सीपीयू बाहर से ले लेना। आजकल जैसे फोन मिलते हैं उसमें चार्जर नहीं देते, कहते हैं कि चार्जर आप पुराने वाला लगा लेना। सोचो कि आगे ये कह दे कि प्रोसेसर अपना पुराने वाला लगा लेना, तो आप लोगे क्या? फोन नहीं लोगे कि भैया प्रोसेसर के खातिर तो फोन लियो, इसकी बुद्धि तुम निकाल लोगे तो ये हमारे किस काम का है? तो बुद्धि तो हमारी जन्मजात होती है, जन्मजात हमारे पास बुद्धि होती है। अब हम समाज में आकर जितना ज्यादा अनुभव करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि का जो है वो विकास होता है। देखो, आपने हम जब छोटे थे ना, तो ऐसे पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी हमें कहते थे, जैसे कभी कभी मैं याद करके नहीं जाता था तो गुरुजी डांटते थे, ऐसा कहते थे कि बेटा अब बुद्धि कोई काम को नहीं आनी है, जितो ज्यादा आप रेस्ट देगा बुद्धि ने, बित्ती ज्यादा एंग ऊपर जंग होता जाएगा, और जितना ज्यादा इसको घिसेंगे यानी इसका यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा ये जो है वो क्या होगी? एक्टिव होगी। और उस टाइम तो वो बातें हमें बड़ी बुरी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, गुरुजी इसी बात करेगा। लेकिन आज ये वास्तव में फील हो रहा है कि जितनी ज्यादा कोई व्यक्ति मेहनत करेगा, भाई अब जैसे कई बार क्यों आपके फोन आते हैं तो आप कहते हो कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की करें कि सेकंड ग्रेड की करें, रीट की, तो मैं तो ये कह देता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम्हें 70-80 हजार रुपए पर महीने कमाने हैं तो फर्स्ट ग्रेड की कर लो। अगर तुम चाहते हो कि भाई 60,000 रुपया महीने का आ जाए तो सेकंड ग्रेड की कर लो। अगर आप चाहते हो कि 40 से 50 हजार रुपए महीने के आ जाए तो तुम थर्ड ग्रेड की कर लो। अब ये तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कितना ज्यादा पैसा चाहते हो। बोले गुरुजी तो कोई बात को नहीं, वो बात तो आई है,
बात तो आई है भाई, अगर थे 40 से 50,000 रुपया में संतुष्ट होगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। भाई रीट की तैयारी कर लो, कम मेहनत है, छोटो सिलेबस है, बार बार पढ़ इसको, ज्यादा सफलता का भी चांस है। लेकिन थे चाहो कि भाई नहीं पिसा तो ज्यादा चाहिए मैंने 60-50,000 रुपया में आपनो काम कौन चाले, है ना। तो ज्यादा मेहनत कर लो, सेकंड ग्रेड में लाग जाओ, 60-70,000 रुपया हो जाएगा 2 साल बाद में। यहाँ लागेगा और ज्यादा पैसा चाहिए, 70-80,000 रुपया चाहिए, तो फिर फर्स्ट ग्रेड लागू। भाई मैं देखो जितनी ज्यादा अपनी ख्वाहिशा होगी उतना ही ज्यादा अपन मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, सीधी सीधी तो बात है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर और मध्य किशोरावस्था तक हो जाता है। बुद्धि का विकास का अर्थ क्या है? बुद्धि के आकार का, यानी हमारे शरीर में क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क का विकास जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है इसमें वृद्धि की बात कही गई है। वृद्धि जो होती है बुद्धि की वो मध्य किशोरावस्था तक हो जाती है। जनरली लड़कियों में 15 से 16 वर्ष तक हो जाती है, लड़कों में 18-19 वर्ष तक हो जाती है। लेकिन इसका जो विकास है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पीयरमैन ने कहा कि 14 से लेकर और 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है, और टर्मन ने कहा कि 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। यानी अगर कोई की आयु 15 वर्ष होगी, है ना, लगभग 15-16 वर्ष होगी, तो आपा बहन कह देंगे भाई अब तो सियाणो हो गयो। कौन कह देंगे कि यार अब तो तू सियाणो हो गयो, 15 साल को हो गयो, अब यहाँ बावड़ा वैसा काम करोगे। जनरली उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है जितना होना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्यतः बुद्धि का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो अगर ऑप्शन 15 वर्ष आए तो 15 कर देना। ऐसे मान लो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी का नाम नहीं दिया है और ऑप्शन आ गया 14, 15, 16 या 20, तो फिर आप 15 कर देना। नाम टर्मन आ जाए तो 15 कर देना, स्पीयरमैन आ जाए तो 14 से 16 कर देना। जनरली तो नॉर्मली आएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपको आनुवांशिक तौर पर कैसा गुणसूत्र मिले हैं, वंशानुक्रम आपका कैसा है, प्लस आप किस वातावरण में रह रहे हैं, ये दोनों आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके माता पिता से आपको एक अच्छी प्रखर बुद्धि के गुण मिले, कि आपकी बुद्धि क्या होगी? अच्छी होगी। माता पिता से आपको अच्छी बुद्धि के गुण मिले, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि धरती पर आने के बाद हम ऐसे लोगों की संगत में हो जाते हैं, है ना, कुछ गलत राह पे चल जाते हैं, कुछ गलत तरीके के कार्य करने लगते हैं या गलत लोगों के साथ रहने लगते हैं। हमारा एनवायरनमेंट गलत हो जाता है, जिसके कारण हमें जो माता पिता से अच्छी बुद्धि मिली थी ना, वो फिर काम नहीं आती है। कई बार ये हो जाता है कि माता पिता से हमें अच्छा वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम में हमें अच्छी बुद्धि नहीं मिली है ना। लगभग लोग ऐसे होते हैं, भारत में लगभग लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता जनरली क्या है? किसान हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसान के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन एक का पिता आईएएस और एक का पिता किसान है, तो आईएएस के पास ज्यादा तर्कयुक्त बुद्धि है, लेकिन किसान के पास उसकी तुलना में कम है। किसान की बुद्धि ईमानदार बुद्धि है, आईएएस वाले की थोड़ी ऐसे बेईमानी टाइप की बुद्धि भी हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के केस आ रहे हैं। तो एक सामान्य से किसान के बेटे की बुद्धि थी, लेकिन एनवायरनमेंट उसने ऐसा रखा, ऐसे लोगों के बीच में रहा जो अच्छे बुद्धिमान हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी संगत वाले हैं, तो लोग क्या बन जाते हैं? उन वातावरण में रहकर अच्छी बुद्धि वाले बन सकते हैं। यानी हमारी बुद्धि में वातावरण का प्लस वंशानुक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज्यादा योगदान अगर पूछे कि भाई वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वातावरण का सबसे ज्यादा योगदान है। किसका है? वातावरण का योगदान ज्यादा है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता भी है, बुद्धि से हम समस्या समाधान कर सकते हैं। बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता भी है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना और तथा स्मरण करने की भी योग्यता है। बुद्धि से हम तर्क कर सकते हैं, हम बुद्धि से जो है वो चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं। 9th
12th के एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दो प्लीज, सेकंड ग्रेड में आएंगे। 9th से 12th हमारा राजस्थान लगता है, और हमारा राजस्थान के एमसीक्यू कहां से दें आपको? वन लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल देंगे, अभी उनके वन लाइनर क्वेश्चन बनाए नहीं हैं, जैसे ही बनाएंगे हम देंगे। जो चीज हमने करवा दी है, जो डाटा हमने करवा दिया है, जो चीजें हमने करवा दी है, जो चैप्टर हमने करवा दिए हैं, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप टेलीग्राम पे जाके उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने सारी फाइलें अपनी टेलीग्राम पे डाल रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक दे रखे हैं, प्लेलिस्ट बना बना के, आप जाके वहां से आसानी से जो है उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार हम पढ़ेंगे कल, प्रकार अपन पढ़ेंगे कल, कल ये टॉपिक पूरा ही करवा देंगे आपको। ठीक है, कल ये टॉपिक जो है आपको क्या करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। एक तो 9 से 12 पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, 9 से 12 पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। वैसे 9 से 12 की जगह मैं आपको एक और पुस्तक पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के लिए, 2000 लगभग 6, 7, 8 में, है ना, 7, 8 में लगती थी 11th और 12th में, राजस्थान का इतिहास। वो वाली पुस्तक पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें राजस्थान जी के इतना बेहतर तरीके से दिया गया है कि पढ़ने के बाद आपको बस आप ऐसे कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। तो वो बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे, है ना। उसके आगे आपकी ये जो हमारा राजस्थान है, ये सब पुस्तकें जो है ना उसके आगे, है ना, क्योंकि वो 2007-8 में लगती थी, और वो बुक पढ़ाएंगे हम आपको राजस्थान इतिहास की। तो इसीलिए हमने पहले ज्योग्राफी शुरू किया, हिस्ट्री शुरू ही नहीं की, हिस्ट्री बाद में करेंगे, है ना। अभी शुरू करेंगे 1-2 दिन में ही, 1 तारीख के करीब करीब अपन जो है शुरू करेंगे। अभी अपन 2:30 बजे मिलेंगे, जहां हम 6 to 12 ओल्ड आरबीएससी के अंदर क्लास 8 की आज जो है शुरुआत करने वाले हैं। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? क्लास 8 की जो है आज शुरुआत करेंगे। तब तक